नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका एजुकेटर्स प्लस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का सोशियोलॉजी के इस सेशन में स्वागत है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे डेली जो आपकी थ्योरी क्लासेस है उसी फॉर्मेट में। तो आज की जो क्लास है उस क्लास में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिससे रिलेवेंटली हर दफा क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। उसके अगर हम टाइप्स के फॉर्मेट में चले जाएं तो वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े और उसकी अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या थॉट्स दिए गए उससे रिलेवेंट भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सरल है, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत माइनर कह सकते हैं डिफरेंसेस के चलते हम लोग उन प्रश्नों को क्या करते हैं, उसमें गलतियां कर देते हैं। समहाउ उनमें एक बहुत माइनर मिस्टेक्स के तौर पर हम गलत कर देंगे। वो टॉपिक जो है पर्टिकुलरली वो है परिवार। यूं तो जब हम बात करते हैं तो ये तीन टॉपिक एक साथ, मैंने आपको पहले भी बोला था, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो कि एक साथ में पढ़े जाते हैं। या मैं कहूं कि जब आप फैमिली की बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपको मैरिज पढ़ाना है, मैरिज के बाद फिर आपको किनशिप पढ़ाना है। ठीक है। परिवार भी देखा जाए तो क्या है, एक समूह ही है। मैंने कुछ दिनों पहले भी आपको जिक्र किया था कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो समूह बनाकर रहता है। ठीक है। हर जानवर भी ठीक वैसे ही समूह बनाकर रहता है। ग्रुप फॉर्म किया जाएगा, चाहे वो कैसा भी ग्रुप हो, चाहे वो एक ही टीम को सपोर्ट करने वाले लोगों का ग्रुप हो सकता है। ठीक है। साथ में एक ही क्लब में जाने वाले लोगों ने समूह बनाया होगा। ठीक है, एक दूसरे बोल कर होंगे। ठीक उसी तरह ही मनुष्य की अगर पूरी की पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को लेकर बात करें तो परिवार भी एक तरह का ग्रुप है, लेकिन एक डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस बहुत सीधा सा है कि जो फैमिली है ये एक यूनिवर्सल यूनिट है। मतलब यूनिवर्सल यूनिट है, इसका मतलब क्या होगा? हम प्रत्येक प्रकार के समाजों में, ठीक है, चाहे वो हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, ठीक है, चाहे वो हम यूरोपियन कंट्रीज को लेकर बात करें, चाहे आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, चाहे आप लैटिन अमेरिकन सोसाइटी की बात करें, चाहे आप नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी की बात करें, आप किसी ही भी देश की बात करें, किसी भी भौगोलिक स्थिति की, किसी पॉलिटिकल तौर पर बने हुए किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, ठीक है, मतलब कि यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह पर आपको परिवार नाम की इकाई देखने को मिलेगी। हाँ, इसके प्रकारों का एक बहुत अलग अलग अंतर मिल सकता है। जैसे कि फोस्टर फैमिली टर्म, भारत में फोस्टर फैमिली जैसा स्ट्रक्चर बहुत कम देखने को मिलता है। स्टेप फैमिली जैसा स्ट्रक्चर भी कम देखने को मिलता है। फैमिली बाई चॉइस ये स्ट्रक्चर भी कम देखने को मिलता है। लेकिन सामान्यतम प्रकार न्यूक्लियस एंड जॉइंट फैमिली ये पूरी दुनिया के हर प्रकार के समाजों में देखने को मिलती हैं। परिवारों के इस इतिहास पर हर प्रकार की स्थितियों का कह सकते प्रभाव देखने को मिलता है। युद्धों का प्रभाव भी रहा, आर्थिक प्रगति का, विज्ञान का प्रभाव, यहां तक कि अगर मैं बात करूं तो नगरीकरण का भी प्रभाव। कोविड, आफ्टर द कोविड क्या सिचुएशन सोसाइटी पर इंपैक्ट हुआ, वो भी जब इन फ्यूचर में कोई एक रिसर्च स्कॉलर निकलेगा, उस चीज को स्टडी करेगा कि कोविड से क्या फर्क पड़ा है, परिवार के प्रकारों में क्या क्या इंपैक्ट रहे, तो वो भी वहां पर स्टडीज निकल कर आएंगी। लेकिन परिवार मौजूद रहेगा, चाहे छोटा बड़ा
विघटनात्मक संगठनात्मक किसी भी स्थितियों का हो, परिवार नाम की जो ये व्यवस्था है ये आपको हर जगह हर समाज के अंदर में देखने को मिलेगी। यही रीजन है कि परिवार को एक सार्वभौमिक मूलभूत इकाई के तौर पर जाना जाता है। हम इसी परिवार की व्यवस्था को लेकर बात करेंगे कि परिवार कितने प्रकार के हैं, किन किन प्रकारों के आधार पर परिवार पाए जाते हैं, परिवारों की क्या प्रकार्यात्मक स्थिति है, क्या फंक्शन होता है एक फैमिली का, सोसाइटी में क्या रोल होता है, परिवार का और समाजीकरण का क्या संदर्भ है, ये सारी की सारी चीजें हम बात करेंगे। आज से शुरू होने वाले इस लेक्चर को हम, जो कि परिवार, विवाह और नातेदारी, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, इन तीनों को हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका कर लें। ठीक है, तो आज से आप इन 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड आपके मान के चलिए कि आपके 7-8 क्वेश्चंस जो हैं आने ही आने हैं, जो आपको 7-8 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, ये इस क्लास में को अटेंड करने वाले हर उस छात्र की कंटिन्यूटी के ऊपर निर्भर करेगा। उस छात्र का कितना क्लास में समझने की तरफ रुझान है उस पर निर्भर करेगा। इस क्लास को अटेंड करने वाले हर उस छात्र की जिज्ञासा के ऊपर निर्भर करेगा, उसके अध्ययन करने की क्षमता और उसकी अध्ययन के प्रति की गंभीरता के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितने सीरियस हैं, कितने सिंसियर हैं। सीरियस ना भी हो, सिंसियरिटी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, पढ़िए, लेकिन सिंसियरिटी के साथ में। ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाली स्ट्रक्चर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, चलिए परिवार को लेकर बात करें। परिवार, ये जो आपको टर्म देखने को मिलता है अंग्रेजी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली। कई सारी मूवीज में आपने डायलॉग सुना होगा जहां पर हीरो जो है अपने परिवार को बचाने के लिए जाता है, परिवार के लिए अपने आप को दांव पे लगा देता है। तो परिवार का आपने जिक्र बहुत सुना होगा, कई सारी पारिवारिक मूवीज भी देखी होंगी। ठीक है, जहां पर परिवार को लेकर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, परिवारों के विघटन को भी दिखाया गया है, परिवार में होने वाले संगठन को भी दिखाया गया है। तो परिवार, मुझे नहीं लग रहा कोई भी ऐसा एक टॉपिक है जो आपके लिए एकदम से नया सा निकल कर आ गया, नया कुछ नहीं है। हाँ, आपको परिवार के प्रकारों को, परिवार क्या है, ये यूनिट किस तरह से रन करती है, किस तरह से समाज को प्रभावित करती है, इनको यहां पर समझना है। तो एज अ फैमिली, ये जो टर्म था वो बेसिकली फैमुलस करके एक लैटिन शब्द है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी, परिवार की। तो फैमिली जो टर्म है वो फैमुलस नाम के शब्द से यहां पर निकलता है। ठीक, फैमुलस ये जो टर्म है वो बेसिकली दर्शाता था अ ग्रुप दैट कंसिस्ट पेरेंट्स, brothers, sisters, and servants too। मतलब कि एक ऐसा समूह जिसमें के माता पिता से लेकर नौकर तक भी शामिल होते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि एक ऐसा समूह है जिस समूह के अंदर में भाई बहन से लेकर नौकर तक जो है, सॉरी, माता पिता, भाई बहन इत्यादि से लेकर नौकर तक जो है शामिल होता है। ये फैमुलस जो शब्द था उसको लेकर बात हो रही है। तो एनिशिएंट सोसाइटीज में एक ऐसे ही समूह की अवधारणा को
लैटिन शब्द में फेमुलस शब्द से डिनोट किया गया। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप इसके विकासात्मक चरणों को लेकर बात करते हैं, एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं, तो नौकर इत्यादि ऐड नहीं होते। लेकिन इन सारी चीजों से एक चीज स्पष्ट हो जाती है, जिसमें कई प्रकार के परिवार, जैसे जनजातीय जो समूह हैं कई सारे, उन जनजातीय समूहों में गोद लेने की प्रथा और उसके माध्यम से परिवार को आगे बढ़ाना, यहाँ तक कि सामान्य परिवारों में भी गोद लेकर, जैसे जापान वगैरह जैसे कंट्रीज में दूर के ही किसी रिश्तेदार को या उनके बच्चों को क्या कर लिया जाता है, दास बनाकर अपने परिवार में रखा जाता है। वहां दास या नौकर का मतलब प्रॉपर नौकर नहीं, जैसे हमारे स्ट्रक्चर है, वो उन्हीं के परिवार के होते हैं, बस उनको गोद रख लिया जाता है, ठीक है। और भविष्य में उनकी शादी भी करा दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे में एक परिवार का जन्म हो रहा है। तो फैमुलस शब्द को कहीं ना कहीं हम एक ग्रुप के फॉर्मेट में मानेंगे, अ ग्रुप दैट कंसिस्ट पीपल, ठीक है, हु आर कोरिलेटेड विद ईच एंड अदर इन अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अ टर्शियरी रिलेशनशिप। मतलब के नातेदारी के क्रमों में वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो एक्सटेंडेड फैमिली टर्म्स है वहां पर ये तीनों प्रकार के लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जॉइंट फैमिली टर्म्स है, पारिवारिक व्यवस्था में भी आपको ये मिल सकते हैं, ठीक। तो ऐसे में फैमुलस जो टर्म है, लैटिन टर्म, ठीक है, वहां से जो फैमिली शब्द की उत्पत्ति है वो दर्शाती है एक समूह को। किसको दर्शाती है? एक समूह, ठीक। परिवार को लेकर हर किसी ने अपने एक अलग अलग, किसी ने इसे समिति का रूप देना समझा, तो किसी ने इसको संस्था का रूप देना चाहा, तो किसी ने इसे समूह का रूप दिया। मतलब कि इन तीनों चीजों में ऐड करने की कोशिश देखने को मिल सकती है। डिफरेंट जो भी थिंकर्स रहे, उनका जो भी थॉट प्रोसेस रहा, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पर कई सारे लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने अगले पृष्ठ पर कुछ डेफिनेशंस भी परिवार को लेकर दर्शाई हैं, जो कि आपको इस बारे में अवगत कराएंगी कि परिवार की व्यवस्था किस तरह से वर्क कर रही थी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर परिवार के स्ट्रक्चर को लेकर बात करें। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि बर्गेस एंड लॉक ने द फैमिली नाम की अपनी किताब में परिवार की व्यवस्थाओं को लेकर एक पर्टिकुलर टर्म दिया, दैट अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन united by the ties of marriage, blood, adoption, constituting a single household, interacting and intercommunicating with each other in their respective social role of husband, wife, mother, son, brother, daughter, sister, and creating a maintaining a common culture। मतलब उन्होंने कहा कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें कि लोग, ठीक है, शादी के माध्यम से, गोद लेने के माध्यम से, समझ रहे हैं, रक्त संबंधों के माध्यम से एक सोशल रोल को अदा करते हैं, ठीक है। और वो रोल कैसा हो सकता है? एक दूसरे के प्रति में कोई किसी की पत्नी का रोल अदा कर रहा है तो वो किसी की बहन का भी रोल अदा करेगी, किसी के बेटी का, ठीक है। तो अलग अलग मल्टीपल रोल्स, लेकिन वो आपस में क्या है, जुड़े होंगे। तो एक ऐसा समूह है, ठीक है। और ये क्या है, एक साझा संस्कृति को जो है रखते हैं। तो ये बर्गेस का एंड लॉक का डेफिनेशन था, ठीक है। वैसे ही ये डेफिनेशंस अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक का भी काम करेंगी, विशेषताओं का भी। तो परिवार की जब विशेषताओं को लेकर बात होगी तब आपको सिर्फ सिंगल टर्म्स लिख के रख लेने दिमाग में, ठीक है, बहुत आपको दिक्कत नहीं आएगी, अभी हम नोट कराएंगे। ऑगबर्न एंड निमकॉफ, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में उन्होंने मेंशन करते हुए कहा कि जब परिवार की बात आती है, मतलब कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं, when we think of family we picturize it as a more or less durable association of husband and wife with or without children, or of a man or woman alone with the children।
मतलब कि ये परिवार को थोड़ा सा संकुचित या न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पे या सिंगल पेरेंट स्ट्रक्चर पर भी डिफाइन करते हुए चलते हैं। इसमें कहते हैं वो क्या है, जब हम परिवार को चित्रांकित करने की कोशिश करेंगे तो परिवार का अर्थ हमारी नजरों में ऐसा होगा कि जहां पर एक पति पत्नी और उनके बच्चे या बिना बच्चों के, या सिर्फ एक महिला या एक पुरुष अपने बच्चों के साथ में हो। ठीक वैसे ही मैकाइवर एंड पेज ने सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में परिवार को लेकर जो अपना थॉट रखा वो रखा। अ ग्रुप इज डिफाइंड बाय अ सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंसी प्रिसाइज एंड एंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। उन्होंने परिवार को क्या माना है? उन्होंने परिवार को माना है कि परिवार एक ऐसे ग्रुप को परिभाषित करता है जहां पर के संभोग संबंधों के आधार पर परिवारों का जन्म लेना, जैसे कि यहाँ जो प्रोक्रिएशन की बात हो रही है, प्रोक्रिएशन फैमिली का भी अपना एक टाइप है, ठीक है। तो ये हालांकि प्रोक्रिएशन फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो भारत में बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि प्रोक्रिएशन फैमिली का मतलब है पुरुष का शादी करना और अपनी महिला के प्राथमिक संबंधियों के साथ में परिवार का निर्माण करना, ठीक है, मतलब कि अपने इन-लॉज के साथ में रहना, जो आपके भारत में कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द फैमिली may be defined as biological social unit composed of husband, wife and their children. The family may also considered as a social institution, socially approved organization for meeting definite human needs. तो परिवार को लेकर ये एक अपनी व्यवस्था उन्होंने दूसरी भी चाहिए, जहां पर वो क्या कहते हैं कि परिवार एक जैविकीय सामाजिक इकाई के तौर पर भी हो सकता है। परिवार को उन्होंने जैविकीय सामाजिक इकाई के तौर पर भी दर्शाया, जहां पर के पति पत्नी और उनके बच्चे सम्मिलित तौर पर में उस समूह में शामिल हैं, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि परिवार को एक सामाजिक संस्था के तौर पर और सामाजिक समूह के तौर पर जो है एक सामाजिक तौर पर स्वीकृत संगठन के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं, जो कि कुछ सर्टेन उद्देश्यों के साथ में, सर्टेन ऑब्जेक्टिव के साथ में क्या है, मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। मतलब कि परिवार की ये जो चार अलग अलग कह सकते हैं जो डेफिनेशंस हैं, ये परिवार की अलग अलग विशेषताओं को दर्शाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताओं में हम सिर्फ डेफिनेशन मोड में अगर चलें तो प्रीवियसली डेफिनेशंस को क्या था, ठीक है, एक बार एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए सो दैट आपको ये डेफिनेशंस पेपर में जब पूछी जाए, ये प्रमुख डेफिनेशंस है जो आपको आप इसका आंसर कर पाए, ठीक है। चलिए, क्या था सबसे पहली विशेषता परिवार की हम देख सकते हैं। परिवार क्या है? अ यूनिवर्सल यूनिट, मतलब के ईच एंड एवरी सोसाइटी ठीक, हम प्रत्येक प्रकार के समाजों में आपको परिवार नाम की संस्था देखने को मिलेगी। मतलब कि ये एक सार्वभौमिक क्या है, संरचना है, ठीक। वहीं परिवार नाम की ये जो व्यवस्था है आपकी, ये व्यवस्था किस चीज को कंसिस्ट करती है? मैरिज रिलेशनशिप को। कैसे? परिवार के कई सारे प्रकार सिर्फ विवाहों के आधार पर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
बहु विवाही परिवार। अब ये स्ट्रक्चर वेदर इट इज अ मैन वेदर इट इज अ विमेन, ठीक है, आप यहां एक से अधिक पुरुषों को देखें, वन एंड मोर, ठीक है, या फिर एक से अधिक महिलाओं को देखें, जो भी परिवार यहां पर जन्म लेगा, जो भी परिवार का जन्म हो रहा है वो किस पर है, विवाहिक संबंधों के आधार पर है। और हर परिवार में विवाह जैसी अवधारणा देखने को मिलती है। ये कथन पूरी तरह से गलत है। मैं अपना ही सेंटेंस बोलकर गलत साबित कराया हूं, उसके पीछे का रीजन है जो ब्लेंडेड फैमिली टर्म्स निकल कर आए, ठीक है, मतलब जो नए नए टाइप्स आपको परिवार के देखने को मिल रहे हैं, या फैमिली बाई चॉइस जैसे टर्म्स, वहां पर विवाह नाम की चीज तो मौजूद ही नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का गोद लेना, ठीक है, और फिर परिवार का शुरुआत कर देना, तो क्या वहां पर शादी है कंपलसरी? इज इट इमीडिएट थिंग? नहीं। अगर कोई व्यक्ति गोद लेकर एक परिवार की शुरुआत कर देता है तो वहां पर शादी है? नहीं। ये टर्म यहां पर भी मेंशन हो रहा था, जहां पर हम ऑगबर्न एंड निमकॉफ की डेफिनेशन को देख रहे थे। तो विवाहों का हमेशा होना होगा परिवार के स्ट्रक्चर में, वो नहीं होगा, लेकिन विवाह एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगला, विवाह की परिवार की अपनी एक और सबसे बड़ी खासियत क्या होगी, इसके डिफरेंट फॉर्मेशंस। परिवार के कई सारे समूह हो सकते हैं, कई सारे स्वरूप हो सकते हैं, जैसे कि ऑन अ अथॉरिटी बेसिस फैमिली का स्ट्रक्चर हो सकता है डिफाइन, ठीक है, हाँ, सत्ता के आधार पर अगर हम देखें, मात्र सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक है, ठीक है। मैरिज के बेसिस पर हो सकता है, ठीक है, चॉइसेस के बेसिस पर हो सकता है, इन न्यूमेरिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर हो सकता है, संख्यात्मक आधार पर परिवार जो है कितने उसमें डिवाइडेड है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगे परिवार के, ठीक है, क्लियर है, ये विशेषताएं क्लियर हुई आपकी, है? तो परिवार की ये वो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं जहां पर आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। और परिवार क्या चीज ऐड रखता है, परिवार की एक दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता है नामकरण। वंश क्या है क्या नहीं है, ये सारी की सारी स्थितियां आपको कहां से मिलती हैं, ठीक, परिवार के स्ट्रक्चर में। मतलब कि पितृवंशीय है या मातृवंशीय है, पैटर्नल है या लीनियल है, सॉरी मैटरनल है, ठीक है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर भी परिवारों में आपको देखने को मिलता है। तो परिवार की व्यवस्था समझ में आई आप लोगों को, परिवार की ये व्यवस्था आपको समझ में आई कि परिवार के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हो सकते हैं। अब परिवारों की ये जो व्यवस्था है, इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारी एक ऐसी विशेषताएं भी हैं जो कि बराबरी आपको समझनी चाहिए। जैसे कि परिवार नाम के इस समूह को, ये सार्वभौमिक इकाई में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भावनात्मकता का होना। जाहिर सी बात है, एक परिवार में कुछ संबंधों के बीच में भावनात्मक प्रधानता बहुत ज्यादा होती है, और वो
आपके नातेदारी के स्ट्रक्चर में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन आधारों पर वो प्रगाढ़ता में कमी आना भी देखी जाती है। मतलब भावनात्मक में भी स्ट्रक्चर पर क्या मिलेगा, डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। लेकिन परिवार कैसे हैं, भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, समूह कोई भी होगा, उस समूह में भावनात्मकता का आधार जरूर होता है। आप अपने कमरे में जैसे जैसे मेरी मदर हमेशा इस चीज का एक दफा जिक्र कर देती, कई दफा कि यार कमरे में अगर छिपकली भी 3 या 4 दिन देख लो ना, ठीक है, अगर आपको उससे डर नहीं लगता तो आपको अपने कमरे की छिपकली से भी प्यार हो जाएगा। ठीक है, आजकल ये नहीं है क्या कि आप जो छिपकली के साथ रहना, लेकिन आप फिर खोजेंगे 3-4 दिन बाद, अरे यार यहाँ कोने पे दिखती थी, दिख नहीं रही है। हाँ, तो यही स्ट्रक्चर परिवार को लेकर भी है, परिवार में भी भावना का आधार होता है। दूसरा, परिवार एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्ट्रक्चर को, एक सोशलाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्या करता है, आधार प्रदान करता है। जैसे कि बच्चे के अंदर किस तरह से बिहेव करना है, वो किस तरह से व्यवहारों का निर्वहन करेगा, किस तरह से वो जो बच्चा है वो प्रत्युत्तर देगा चीजों का, ये सारा का सारा परिवार से उसको परिलक्षित होने वाला है। ठीक, उसी तरह से परिवार के सदस्यों की अपनी एक जिम्मेदारी की स्थिति होगी। ठीक है, उनका एक उत्तरदायित्व होगा, उनका एक कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबल सिस्टम होगा, सबका अपना एक रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि साहब रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलती है। कहां पर, फैमिली के स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसी क्रम में जब परिवार की इन विशेषताओं से आप आगे बढ़ेंगे तो परिवार का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या करता है, कई सारी संस्थाओं का, या कह सकते हैं एक सोशल इकोसिस्टम का फंक्शनल मैनेजमेंट, या कह सकते हैं उस सोशल सिस्टम को क्या कहता है, फंक्शनली इम्पैक्ट दर्शाता है। तो परिवार के अपने आप में ये सारे के सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। अब आपके पेपर में कई दफा इस तरह के प्रश्न आते हैं जहां पर वो संदर्भ होगा कि परिवार के संदर्भ में सही विकल्प, सही कथन या विकल्प चुने, इस तरह से दे देंगे। और यहां पर ए, बी, सी, डी इस तरह के क्या कर देगा, स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देगा। और वहां स्टेटमेंट्स में आपको सिर्फ क्या है, पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि क्या इनमें से कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में सीधा स्टेटमेंट पूछा है, सही क्या है गलत क्या है, या फिर उन्होंने ये पूछा है कि साहब इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, तो ये आप पर निर्भर करेगा वहां पर क्या प्रश्न में पूछा है, और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां पर मैच करके देखेंगे कि क्या दी गई विशेषताएं, क्या दिए गई जो थ्योरीज हैं वो परिवार नाम की संस्था से, परिवार नाम के एक समूह से, समिति से क्या करती हैं, मैच करती हैं, एक दूसरे को दर्शाती हैं कि हाँ ये सही दिया गया। तो एक इस तरह के प्रश्न आते हैं सिंपल से परिवार की संरचना से। दूसरा, परिवार की क्या बात करें, ये दर्शाता है
टाइप्स ऑफ फैमिली को। ये टाइप्स ऑफ फैमिली का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत अलग है। अलग कैसा है कि जब कोई पहली बार अगर ऐसे किसी टॉपिक को पढ़ रहा है जहां पर परिवार का जिक्र और उसके प्रकारों का जिक्र को लेकर बात है, तो उसका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम फैमिली जैसी चीज को लेकर बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं फैमिली को लेकर कि यार हमारे यहाँ जैसी फैमिली जैसी स्थिति पश्चिम देशों की नहीं है, देशों की नहीं है। ये वो स्टेटमेंट है जो सामान्य तौर पर आप अपने घर परिवार में सुनते हुए नजर आएंगे। अरे जैसे हमारे फैमिली वैसी फैमिली थोड़ी ना होती हैं, ये बोल देते हैं हम लोग सामान्यतम तौर पर। कई दफा ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ दिनों पहले, काफी दिनों पहले एक पर्टिकुलर, जैसे आपकी मिस वर्ल्ड रही ऐश्वर्या राय, उनका कुछ एक इंटरव्यू था, आई थिंक यूएस में था या यूरोप में था, पता नहीं किस देश में था उनका, बट उस इंटरव्यू में उनसे कुछ क्वेश्चन किया गया जिसका उन्होंने एक आंसर किया था कि भारत में परिवारों में मतलब माता पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता, हमें पेरेंट्स से अपने मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। ये पर्टिकुलर शॉर्ट क्लिप बहुत वायरल शॉर्ट क्लिप्स में से एक है, ठीक है। और बाकी बड़ा ही बेबाकी से दिया गया जवाब था, जिसने सामने जो इंटरव्यू ले रहा जो व्यक्ति था उसको एकदम से चुप कर दिया, खास करके सामाजिक स्थितियों को लेकर जो उनका प्रश्न था। एक तरीके का उन्होंने शायद प्रश्न ये पूछा था कि आप भारत में आप बच्चों को अपने परिवार के साथ में रहने पर कैसा क्या एहसास होता है इस चीज को लेकर, ठीक है। उनका जो प्रश्न पूछने का तरीका था या उनका जो प्रश्न पूछने का जो एक मोटिव था, वो मोटिव ये था कि देखो भाई, वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, या यूरोपियन सोसाइटीज में इंडिविजुअलिज्म बहुत है, ठीक है, लेकिन वहीं आपके यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है। देखो तुम अगर भारतीय समाज का इतिहास पढ़ रहे, भारतीय समाज को चीजों समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम पाकिस्तानी समाज को भी इजीली समझ जाओगे, तुमको बांग्लादेशी स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा अच्छे से, यहाँ तक कि आपको श्रीलंका का भी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, अफ्रीकन स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसे, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी हद तक एशियन सोसाइटीज में आपस में बहुत समानता है, और यही ठीक हम अफ्रीका में भी देखते हैं, क्योंकि अफ्रीका में जो भी सोसाइटीज हैं जो आज पर्टिकुलर रिलीजन में डेवलप हो गए कि भाई इस्लामिस्ट है, क्रिश्चियनिटी है, ये है, देवर कंप्लीटली ट्राइबल्स, ठीक है, वो पूरे सभी के सभी समुदाय थे, ट्राइब्स थी कंप्लीटली, ठीक है। और ट्राइब्स में परिवार का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, मतलब कह सकते हैं बहुत प्योर स्ट्रक्चर है कि हाँ परिवार ऐसे हुआ करते थे, इस तरह के टाइप थे, ठीक है। वहाँ फैमिली बाई चॉइसेस, ब्लेंडेड फैमिली टर्म, फॉस्टर फैमिली, ठीक है, स्टेप फैमिली, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम देखा। तो कहीं हद तक ये चीज बहुत सिंपल। तो उनका प्रश्न ये था कि देखो हमारे यहाँ तो भाई डिसीजन ले लेते हैं बच्चे, खुद ब खुद शादी करने के निर्णय लेना, क्या प्रॉपर्टी खरीदनी क्या नहीं खरीदनी, इन्वेस्टमेंट करना है क्या नहीं करना है, ये सारे निर्णय बच्चे खुद लेते हैं। और हमारे यहाँ पर युवा बड़ा ही ओपन है चीजों को करने में, ठीक है, बहुत इजीली वो चीजों को कर सकता है, उसको कोई इशू नहीं आता, दिक्कत नहीं आती, ठीक है, बहुत ओपनली, उनको कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, ये उनका टर्म्स था कहने का। हालांकि वो वही होता है ना प्रश्न पूछने का तरीका कि आप स्ट्रेट करना। तो ऐश्वर्या राय ने जो उस चीज का जवाब दिया, उन्होंने क्या कहा कि साहब हमारे ऐसी फैमिली, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमें अपने माता पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। मतलब कि वो सिंपल सा बोल रहे थे कि देखो हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली टर्म है, हम माता पिता के साथ रहते हैं, आपके यहाँ न्यूक्लियस फैमिली का टर्म है। अब इस लाइन का मतलब ये नहीं हो जाता कि परिवार नाम की जो व्यवस्था है वो यूरोपियन समाज में नहीं है, लेकिन क्या है, उसका एक दूसरा प्रकार है। कैसा प्रकार है, वहां न्यूक्लियस फैमिली मिल जाएगी आपको, सिंगल पेरेंटिंग फैमिली मिल जाएगी आपको,
फोस्टर फैमिली मिल सकती है, स्टेप फैमिली मिल सकती है, फैमिली बाय चॉइसेस मिल सकती है, ब्लेंडेड फैमिली मिल सकती है। बट आप एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली, ऐसे तरह के परिवारों को आप वहां पर बहुत न्यून मात्रा में देखेंगे, बहुत न्यून मात्रा में। तो ये चीज है कि परिवार हर जगह है, मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने बोल दिया तो आपने इस चीज को एकदम सातत्य सत्य मानकर यहाँ पर मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि भाई आपके यहाँ पर परिवार ही नहीं होते हैं, परिवार है मौजूद, बस वहां पर परिवार का स्ट्रक्चर बहुत एक अलग है। जैसे कि मैंने आपको बहुत टाइम पहले एम्प्टी नेस्ट थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट का कभी क्लासेस में जिक्र किया था। वहां पर मैंने क्या दर्शाया था कि लोग पहले शादी करेंगे, ठीक है, मैरिज स्टेज के बाद में क्या होगा, उनके बच्चों का पैदा होना होगा, ठीक है, बर्थ स्टेज, ठीक है, जिसको कैसे सॉरी चिल्ड्रन बर्थ स्टेज, ठीक है, बच्चों का जन्म होना। आगे उनका चिल्ड्रंस रेज स्टेज, ठीक है, उनका बाल पोषण इत्यादि होना, ठीक है। उसके बाद में पर्टिकुलर क्या होगा, उन बच्चों का, ठीक है, ये क्या होंगे, टीनेजर्स होंगे, ठीक है। टीनेजर्स होने के बाद में ये फाइनेंशियली एंड फैमिली टर्म्स में क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, मतलब मैरिज एंड ऑल। और शादी करने के बाद में क्या हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे, जिसको एम्प्टी नेस्ट बोला जाएगा। मतलब कि आपने शादी की, आपने बच्चे पैदा किए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों का लालन पालन पोषण हुआ, उनकी पढ़ाई हुई, पढ़ाई होने के बाद वो इकोनॉमिकली तौर पर इंडिपेंडेंट हुए, नौकरी लगी, उन्होंने शादियां की, और शादी करने के बाद में वो अपने घरों दे को चले गए छोड़कर, एक नई जगह पर परिवार का निर्माण किया, एक नए परिवार की शुरुआत की। दैट इज कॉल्ड एज एम्प्टी नेस्ट स्ट्रक्चर। तो लेकिन ये स्ट्रक्चर भारत में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ शादी के होने के बाद भी क्या होगा, बच्चे अपने माता पिता के साथ में रहते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इवन दो शादियों में भी क्या है, परिवार के बुजुर्गों का, ठीक है, परिवार के जो वयस्क है उनका क्या रहता है, उनका एक रोल रहता है साथी के चुनाव में। जैसे कि उसी स्ट्रक्चर में मैंने आपको मातुले और पितृशुश्रय परिवारों के स्ट्रक्चर को लेकर भी हमने बात की थी, ठीक है। तो परिवार की अवधारणा का ये सामान्यतम फॉर्मेट था। क्लियर है, समझ आया। अब इसी आधार पर हम डिवाइड करें। सबसे पहला डिवाइडेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी, ठीक है, परिवार का हम डिवाइडेशन करेंगे अथॉरिटी के बेसिस पर, ठीक है, मतलब सत्ता के आधार पर। अब यहां सत्ता के आधार पर परिवार का जो डिवाइडेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, दैट डजंट मीन कि हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी डिवाइडेशन या एन ऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहे नहीं। मतलब बेस अथॉरिटी जो फैमिली का जो टाइप है, खास करके अथॉरिटी के बेसिस पर, वो दर्शाता है उन स्ट्रक्चर्स को जो कि अलग अलग प्रकार के समाजों की नींव भी रखते रहे। जैसे कि हम सोसाइटीज को लेकर भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं साहब, ये मैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो परिवार जैसा होगा वो वैसे ही क्या करेगा, समाजों की नींव रखेगा। ये एक परिवार समाज वाले हैं, ठीक है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वहां पर अगर कहीं मातृ सत्तात्मक परिवारों की संख्या है तो हम उन समाजों को क्या बोलते हैं, मातृ सत्तात्मक परिवार। जैसे मेघालय को हम बोल देते हैं कि वहां मातृ सत्तात्मक समाज या मैट्रियार्कल सोसाइटीज देखने को मिलती है। अब ये पहला टाइप, जैसे इसको हम सीधे बोल देंगे मातृ सत्तात्मक परिवार, मैट्रियार्कल फैमिली। मतलब कि जहां पर निर्णयों में, निर्देशों में, इन सब में किसकी है, महिला का रोल अदा होता है, ठीक है। मतलब कि जो प्रकृति हम अपने सामान्य परिवारों में पिता की देखते हैं, अगर वहीं उलट वो माता की होगी तो वो परिवार हमारा क्या कहा जाएगा, मातृ सत्तात्मक परिवार, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो अथॉरिटी है
वो अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर किसके पास में है, वो विमेन्स के पास में है अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, चाहे निर्णयों को लेना हो, चाहे नियमों को लागू करना हो, मतलब इन समूहों में निर्णय नियम ये सारे के सारे इसमें होंगे। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टर्म्स, जैसे कि मैकाइवर एंड पेज ने अपनी डेफिनेशन में वंशावली जैसी चीजों इत्यादि को लेकर जिक्र भी किया था। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इनमें क्या हो सकता है, माता के नाम से क्या होगा, वंश क्या होगा, माता के नाम से वंश होगा, सिंपल सा है। ठीक, किसमें, मैट्रियार्कल सोसाइटीज में। साथ ही साथ में सत्ता का जो हस्तांतरण होगा वो क्या होगा, पुत्रियों के हाथों में होगा। किसके हाथों में होगा, जो अथॉरिटी है, दैट अथॉरिटी गोना पास बाय डॉटर टू डॉटर, डॉटर टू ग्रैंड डॉटर, इस स्ट्रक्चर में मदर डॉटर देन ग्रैंड डॉटर, इस स्ट्रक्चर में रहेगा, जिससे कि वहां पर कहीं पर भी इस स्थितियों में पुरुष काबिज ना हो पाए। अगर पुरुष काबिज हो गया तो फिर क्या हो गया, वो पितृसत्तात्मक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो मातृसत्तात्मक स्थिति। दूसरा टाइप क्या होगा, एज इट इज एज सिंपल, ये क्या कहा जाएगा, पितृसत्तात्मक समाज के तौर पर कहा जाएगा, मतलब के पैट्रियार्कल सोसाइटीज। यहां पर क्या है, जाहिर सी बात है ये परिवारों में कंसिस्टेंसी किस चीज की देखने को मिलेगी, यहां पर रोल जो होगा वो किसका होगा, पुरुष का होगा, चाहे वो डिसीजन मेकर हो, ठीक, चाहे वो डायरेक्शन को लेकर बात हो, ये सारी की सारी चीजें किसके पास में होंगी, ये पुरुष के पास में दी जाएंगी। ऐसे परिवारों को हम पितृसत्तात्मक परिवार के आधार पर डिवाइड कर दिया करते हैं। ठीक वैसे ही परिवारों का ये जो स्ट्रक्चर है अब किस आधार पर होगा, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। कैसे, जैसे कि कबीलाई प्रथा में सामान्यतम तौर पर बहुविवाहों की प्रथा रही है। कई सारे कबीलों में अगर मात्र सत्तात्मक स्थितियां हैं तो वहां पर बहुपति विवाह, और कई सारे कबीलाई स्थितियों में जहां पर विवाहों का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहा है, जहां पर पुरुष की सत्ता है, आर्थिक तौर पर पुरुष जो है स्वतंत्र भी है, सक्षम भी है, तो ऐसे में वहां पर बहुपत्नी जैसा प्रकार देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर परिवारों के स्ट्रक्चर को एक विवाही परिवार, ठीक है, मोनोगमी फैमिली के तौर पर, और वहीं इसे बहुविवाही परिवार के स्तर पर देखेंगे। अब ये जो पॉलीएंड्री का लेकर बात हो रही है, ये मोनोएंड्री को लेकर जो बात हो रही है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर डिवाइड कैसे होगा, एक का तो क्लियर है, बहु का बेसिकली दो टाइप में होता है, जहां पर दो मतलब एक से अधिक वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे जनरली तौर पर आपको दो पत्नियां रखने का स्ट्रक्चर बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। भारत में कई सारे समाजों में द्विविवाही या द्विविवाह की संकल्पना रही, और ऐसे में दो पत्नियों के माध्यम से बना हुआ जो परिवार होगा, ठीक है, जो आगे एक्सटेंड कर रहा है, वो द्विविवाही। वहीं बहुविवाही के क्रम में जब हम बात करते हैं तो दो से अधिक वाले, ठीक है, ये दो पार्ट्स में आपके डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें महिला और पुरुष की संख्या के आधार पर तय होंगे। जैसे महिला अगर दो से अधिक है तो बहुपत्नी का स्ट्रक्चर होगा। हाँ, हालांकि आज किसी में इतना मत है नहीं कि उतना कर पाए। द रीजन इज दैट क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर, पहली चीज तो बैन है, ठीक है, दूसरा हाँ नहीं है, बैन है ना कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर, आप नहीं कर सकते, सिंपल सा है, आपको तलाक दीजिए फिर करिए। हाँ, पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग
मुस्लिम्स में है, क्योंकि वहां पर पर्सनल लॉ उनका काम करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? लेकिन हिंदुओं में नहीं है, पहले थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट इस चीज की इजाजत आपको नहीं देता। अब ये दो अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड हो गए। इनके अंदर भी डिवाइडेशन थे, जैसे कि बहुपति विवाह में भी अगर जब बात करेंगे आप, तो ये भी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाया करते। कैसे? ये सगे भाइयों के आधार पर भ्रातृत्व वाले और आपस में अलग अलग वंशों, अलग अलग कुल से आए हुए, परिवार के अलग अलग प्रकारों से आए हुए लोगों के साथ में एक महिला के द्वारा विवाह किया जाना अभ्रातृत्व वाली स्थिति में आता है। बहनों को लेकर ये स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, कुछ कुछ में बहुत, अगर आप डीप स्टडीज में जाएंगे तो आपको देखने को मिल सकता है जहां सगी बहनों के साथ में विवाह किया गया तो उसको अलग टर्म्स में डिनोट किया, बट वो बहुत 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 कम आपको देखने को मिलेगा। तो डिवाइडेशन जो है फैमिलीज का और ये विवाहों का, यहीं पर समझते जाना, क्योंकि वहां पर मैं स्पीड से फिर उसको लिखाता जाऊंगा। ये इस तरह से रन करने वाला है अभ्रातृत्व और भ्रातृत्व वाली स्थिति में। तो परिवार के क्रम में जैसा आप शादी करेगा वैसा जो है आपका परिवार का स्ट्रक्चर तय होना शुरू हो जाएगा। तो विवाहों के आधार पर भी इस तरह से डिवाइड होते हैं। नोट किया इसना? नोट किया? चलिए अगला लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पर ये निवास स्थान के आधार पर क्या है? हम जनरली तौर पर कई सारे शब्दों को प्रयोग होते हुए देखते हैं, जैसे कि ससुराल, मायका, इस तरह से देखते हैं। शादी होने के बाद लड़की लड़के के घर जाकर रहती है। कुछ समाजों में शादी के उपरांत पुरुष महिला के साथ जाकर महिला के घर में रहता है। जनजातीय प्रवृत्तियों के अनुसार अगर देखा जाए तो कुछ जनजातियों में महिला और पुरुषों का, दोनों का अपने ननिहाल पक्ष के साथ में रहना होता है। मतलब कि निवास स्थान बदल रहा है। कुछ प्रकारों में महिला और पुरुष दोनों ही ना माता के यहाँ ना पिता के यहाँ रहेंगे, नई जगह जाके रहेंगे। नव स्थानीय परिवार उस आधार पर भी डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स कि ऑन अ बेसिस ऑफ रेजिडेंस परिवारों का स्ट्रक्चर भी तय किया जाता है। जैसे कि ए पार्ट मैट्री लोकल फैमिली, जिसको हम मात्र स्थानीय परिवार के तौर पर डिवाइड करते हैं। यहां शादी के उपरांत क्या होगा? लड़का लड़की क्या करेंगे? अपने लड़का भी क्या करेगा शादी के बाद? लड़की के ही मायके में जाकर रहेगा। घर जमाई जैसा सिस्टम। ठीक है, तो ये जो घर जमाई जैसा आपको सिस्टम दिखता है वो कहाँ है? वो मैट्रियार्कल फैमिली के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको खासी में, गारो में एंड नायर, इन सब में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये वो ट्राइब्स हैं भारत की जो कि इस तरह से करती हैं। हालांकि ये जो मात्र स्थानीय स्ट्रक्चर है ये किस प्रकार के फॉर्मेट को दर्शाता है? ये मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को दर्शाने का काम करता है। मतलब कि मात्र सत्तात्मक
स्थितियों को। क्लियर है? क्लियर है आपका? इसी क्रम में बी पार्ट, पैट्री लोकल फैमिली। अब ये क्या है? पैट्री लोकल फैमिली को हम पितृ स्थानीय परिवार के तौर पर दर्शाते हैं। आप सामान्यतः स्थिति के तौर पर इसे कह सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में जनरली तौर पर आप देखते हैं क्या है, लड़की का विदा होकर लड़के के घर जाना। ठीक है, तो ये सामान्यतम स्थिति है जो अमूमन तौर पर होती है। बट मातृ स्थानीय फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा कहां पर है? वो मैट्रियार्कल सोसाइटीज की देन है। क्लियर है? तीसरा टाइप इसी का होता है जो मैंने नव स्थानीय परिवार का प्रकार बताया, नियो लोकल फैमिली। ये क्या है? शादी के बाद नए स्थान पर जाके बसना। अब ना तो घर जमाई बनेंगे ना बनेंगी बहू, बात खत्म। दोनों ही घर जाकर अलग शादी के उपरांत अलग रहेंगे, नया निवास बनाएंगे। अब ऐसे में इस चीज को उसमें मत काउंट कर लेना जहाँ पे लड़का लड़की, यहाँ पे बोलते हैं कि शादी हुई, शादी होने के बाद जो है बहू ने बंटवारा करा दिया, तो वो नियो लोकल नहीं बन जाएगा। पहले से ही स्थितियां होती हैं। ठीक है, पहले से ही क्लियर हो, ये तो झगड़े के बाद का नियो लोकल है। ठीक है, समझ रहे बात को? तो ये नियो लोकल जो आप बोलेंगे वो नियो लोकल ये नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। ये नियो लोकल क्या है? शादी के उपरांत ही अलग हो जाना। ठीक है, क्लियर है? अगला आता है लास्ट इसमें मातुल स्थानीय। ये मातुल स्थानीय क्या है? ये स्ट्रक्चर बेसिकली कई सारी ट्राइब्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेलेनेशिया जनजाति में ऐसा आपको देखने को मिलता है। यहां पर विवाह उपरांत लड़के का अपने मामा के घर बस जाना। पत्नी लिया, पत्नी को लेकर क्या करते हैं, वो जो जोड़ा होगा, वो जो वैवाहिक दंपत्ति होगा, वो क्या करेगा? अपने मामा के स्थान पर जाकर निवास करना शुरू कर देगा। ये क्या होगा? मातुल स्थानीय। क्लियर है? नोट किया इसको? क्लियर? चलिए अगला एक टाइप और लिख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण के आधार पर। ये बहुत साधारणतः इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको बोल दीजिए मैट्रियार्कल एंड पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में। ये वो सामान्यतम डिवीजन है। कैसे? पैट्रियार्कल है तो क्या चलेगा? पिता का उपनाम आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, वंश कह सकते हैं, पितृवंशीय या मातृवंशीय, और यहां पर माता का। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कहां मिलेगा? ये अलग अलग सोसाइटी, इफ दिस इज अ मैट्रियार्कल सोसाइटी, मातृसत्तात्मक है, तो वहां पर मातृवंशीय, और जहां पर पितृवंशीय स्ट्रक्चर होगा वहां पर पिता का जो है
नेम आपको इन द एंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ठीक स्ट्रक्चर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर भी डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ 2 बार में डिवाइडेड हो जाएंगे। अगला जो डिवीजन है वो डिवीजन बेसिकली न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पर होगा। ठीक है, यहां पर जब आप बात करेंगे तो ये जनरल कैटेगराइजेशन भी इसको बोला जाता है कि सामान्यतम जो श्रेणीकरण हुआ है परिवारों का वो इन्हीं आधारों पर पेपर्स में पूछा गया है और यही आधार उसके रहे हैं। ठीक है, इस जनरल कैटेगराइजेशन को बोला जाता है बेसिस ऑन मेंबर, basis of number of member in family and structure of family। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर साधारण सिंपल से जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, ठीक, जाहिर सी बात है अधिक सदस्य होंगे। ठीक, आप इन संयुक्त परिवारों की व्यवस्था को ग्रामीण एवं कृषक समुदायों में, ग्रामीण, कृषक एवं आदिवासी तीनों लिख देते हैं। ठीक है, इन तीनों समुदायों में आपको इनकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, कहां पर? ग्रामीण समुदायों में, कृषक समुदायों में और आदिवासी समुदायों के स्ट्रक्चर पर। वहीं अगर हम बात करें अगला टाइप जिसे हम न्यूक्लियस फैमिली के तौर पर जानते हैं, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय परिवार व्यवस्था, ये आपको अर्बन कम्युनिटी की सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट के तौर पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में वेस्टर्न सोसाइटीज में अधिकांशतम आपको ऐसे समाज देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसमें? न्यूक्लियस फैमिली टर्म या एकाकी परिवार की व्यवस्था। एकाकी परिवार बिल्कुल वैसा है जैसे हम दो हमारे दो का स्लोगन, जहां पर माता पिता और अधिकतम 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी हो। ठीक है, वैसे 2 ही को न्यूक्लियस में काउंट कर लेंगे। अब तो रेल बना के 11 कर दिए हो तो परिवार उससे अच्छा तो संयुक्त वाले में रह लेते, मम्मी पापा दादा दादी, तब भी मिलाकर 6 लोग होते ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे हैं? तो न्यूक्लियस फैमिली का स्ट्रक्चर है। ये 2 ही परिवारों को जनरली तौर पर जो है आप देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी दर्शाया था कि जो फैमिली नाम का ये जो यूनिट है आपका, ये कैसा है? यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल होने के चलते इस फैमिली नाम के टर्म में आपको कई सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगी। अब ये वैरायटीज वाली बात क्या है? ये वैरायटीज कई सारे ऐसे नए नए प्रकारों को जन्म देती हैं, जैसे कि फैमिली बाय चॉइस, ठीक, ब्लेंडेड फैमिली। ठीक है, ये वो नई शब्दावलियां हैं जो कि आजकल विकसित हुई हैं या अलग अलग समाजों की विशेषताएं। फॉस्टर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। अब एक चीज मैं थोड़ा सा बता दूं, फोस्टर फैमिली एंड स्टेप फैमिली, इन दोनों के स्ट्रक्चर को कई दफा एक्सटेंडेड
ब्लेंडेड फैमिली के फॉर्मेट में भी देखने को मिलता है। तो ये जो मिश्रित परिवार की व्यवस्था है वहां फोस्टर और स्टेप जैसे स्ट्रक्चर भी हैं, ठीक है। फोस्टर जहां पर अभिभावकीय स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं स्टेप फैमिली जहां पर सौतेले माता पिता, ठीक है, दो, एक महिला एक पुरुष है, दोनों डाइवर्सी हैं, उनके अपने अपने बच्चे हैं, अपनी अपनी यूनिट है, ठीक है, दोनों को एक साथ में लेकर परिवार जो है का निर्माण हो गया है। तो वैरायटीज के तौर पर आपको फैमिली के कई सारे ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग स्तरों पर नए नए आपको देखने को मिले। जैसे फैमिली बाई चॉइस है, ब्लेंडेड फैमिली टर्म है, फोस्टर फैमिली, स्टेप फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो परिवार के ये वो सारे के सारे आपके प्रकार हैं। इज दैट क्लियर? समझ आया? इसको नोट कर लीजिए। इन टर्म्स में किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा फॉर्मेट था। तो फैमिली का स्ट्रक्चर समझ आया। अब नेक्स्ट अगली जो क्लास रहेगी आपकी फैमिली की, उसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि फैमिली का ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो परिवार की व्यवस्था को लेकर बात हो रही है, उनमें थॉट्स को लेकर, ठीक है, किन किन की क्या क्या थॉट्स हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, थॉट्स को लेकर वो हम बात करेंगे कि परिवार में और क्या क्या थॉट्स हैं, ठीक। उसके अलावा फंक्शंस ऑफ फैमिली को लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ में इसी से हम कोशिश करेंगे कि आगे मैरिज वाले चैप्टर को हम जन्म दे दें, उसकी शुरुआत कर दें, ठीक है। लेकिन लास्ट में फैमिली का टर्म्स जरूर पहले कंप्लीट इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज की जो आपकी क्लास थी, इस क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो देन आफ्टर द क्लास कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम यही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी, नेक्स्ट आपके अगले दिन के बाद का अगले दिन परसों, यानी कि उस क्लास में हम फैमिली फंक्शंस को लेकर बात करेंगे, मतलब फंक्शंस ऑफ फैमिली को लेकर, और उसके क्या क्या थॉट्स हैं उनको लेकर बात करेंगे। क्लियर है? तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।